ओके जी बेटा, हमने नमाज से पहले टैक्सेशन पे बात की थी। अब आ जाए जी नेक्स्ट उसके अलावा और क्या आएगा। मेरा ख्याल है टैक्स वाला पॉइंट समझ आ गया होगा कि आपने फॉरेन कंट्री में जो टैक्स पे किया है, होम कंट्री में अगर टैक्स रेट उससे ज्यादा है तो ज्यादा की एक्स्ट्रा टैक्स की पेमेंट है। वो तब भी है जब डबल टैक्सेशन रिलीफ वो ट्रीटी है। अगर डबल टैक्सेशन ट्रीटी नहीं है फिर तो उधर भी पूरा देना है और इधर भी पूरा देना है, कोई रिलीफ नहीं। यानी अगर वो है तो फिर उधर 20% देना है, इधर आके पूरा 32% देना है। समझ आ रही है। टैक्सेशन हो गया। टैक्सेशन के बाद आ जाए जी अगला पॉइंट, अगली खूबी। हाँ जी, खूबी नंबर 4 वो क्या है? इंटर कंपनी कैश फ्लोज। इंटर कंपनी कैश फ्लोज। इंटर कंपनी कैश फ्लोज ये क्या होते हैं? मैंने आपसे कहा था जो होम कंट्री है, जो होम कंट्री के ऑपरेशंस हैं उसको मैं पेरेंट कंपनी कह दूंगा, और जो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट होने जा रही है वहां पे जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होगा उसको हम क्या बोल देंगे आसानी के लिए? ठीक है, समझ आ रही है। पेरेंट और दूसरा सब्सिडरी। पेरेंट और सब्सिडरी, पेरेंट और सब्सिडरी। अच्छा, कई दफा ऐसे होता है, कई दफा ऐसे होता है कि ये जो पेरेंट कंपनी है ये मसलन पाकिस्तान में है ये, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं वो कहाँ पे है? मलाइशिया में है। बात समझ आ रही है बच्चों? तो जो पाकिस्तान में कंपनी है, मसलन आप डिटर्जेंट ही बनाते हैं, वैसा ही डिटर्जेंट आप वहाँ पे मलाइशिया में भी बना के बेचना चाह रहे हैं, तो होता क्या है कि होम कंट्री की जो मैनेजमेंट है उसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। समझ आ रही? मैनेजमेंट की स्किल्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे मलाइशिया में वो रॉ मटेरियल जो है ना वो इतना आराम से ना मिलता हो जो रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हैं, तो वो रॉ मटेरियल यहाँ से जाए। तो बाज़ दफ़ा ऐसे क्या होता है, होम कंट्री से सब्सिडरी को गुड्स, रॉ मटेरियल वगैरह, या कई दफ़ा सर्विसेज ट्रांसफ़र होती हैं, मैनेजमेंट सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके बदले इसको पेमेंट करनी पड़ती है। क्या करते हैं ये? पेमेंट। कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है? पेरेंट कंपनी जो पाकिस्तान में या होम कंट्री में है वो अपनी सब्सिडरी को रॉ मटेरियल या मैनेजमेंट सर्विसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, या ये ब्रांड नेम देते हैं उसके बदले रॉयल्टी भी ले लेते हैं कि जनाब ये वाला जो एक्सेल का सर्फ है इसका नाम आप इस्तेमाल वहां पे भी करेंगे तो इसकी रॉयल्टी हमें भी देनी है पेरेंट को। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये तरीके ये होता है, इसको बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको? इंटर कंपनी ट्रांसफर या इंटर कंपनी कैश फ्लोज। अब इसकी भी ट्रीटमेंट होगी। ये पहले कभी ऐसे था ही नहीं, इंटर कंपनी वाला पहले पॉइंट था ही नहीं क्योंकि लोकल इन्वेस्टमेंट थी। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है तो लोकल ऑपरेशंस को पेरेंट कंपनी कहा जाएगा, इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट के ऑपरेशन है उसे क्या कहा जाएगा? सब्सिडरी। और दोनों की ट्रांसफर जो होगी, तो अब आपने इसको कैसे डील करना है? तो सुन लें जी, अगर तो रॉ मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है या कोई भी आइटम गुड्स ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक है, तो जो फॉरेन सब्सिडरी है और यहां पे जो होम कंट्री में पेरेंट है, दोनों उसको कैसे ट्रीट करेंगी? ठीक है, मिसाल के तौर पर वो कहता है होम कंट्री में जो पेरेंट है
वो एक चीज को बनाते हैं रॉ मटेरियल को 25 रुपए पर और उसको ट्रांसफर कर देते हैं 30 रुपए पर, 5 रुपए का क्या जनरेट करके, कंट्रीब्यूशन जनरेट करके। इनको चीज 30 रुपए की मिलती है, ठीक है, लेकिन वो 30 रुपए की जब फॉरेन करेंसी में हम रिंगिट में वैल्यू देखते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो 1 रिंगिट है मिसाल के तौर पर। यहाँ पे डाटा होम कंट्री में सारा पीकेआर में आना है, उधर सारा डाटा पीकेआर में नहीं आना, वो फॉरेन करेंसी में आना है। अब आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे, याद रखें ये इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट में लेगा प्रोजेक्ट की, और ये कंट्रीब्यूशन को किसको, ये अपने ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज में लेगा। यहां पूरे 30 रुपए का ट्रीटमेंट होना है, पूरी 30 रुपए है ना, हाँ ये 30 का दे रहे हैं ना, उसको ट्रांसफर करें। इन्होंने 30 का ट्रीटमेंट नहीं करना, 30 में से कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट करना है। ये बात बड़ी टेक्निकल है। उसने 30 का ट्रीटमेंट पूरा क्यों करना है भाई, वो 30 की चीज दे रहा है, ले रहा है, तो उसकी परचेज प्राइस 30 रुपए, इनकी सेल प्राइस कितनी है 30 रुपए, लेकिन ये मुफ्त नहीं बना रहे, इनको बनाने में खर्चा आएगा, ये अपना खर्चा माइनस करके वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेंगे जी। हाँ ले बिल्कुल वैसे ही है, वो बाजार से किसी से भी 30 का लेने की बजाय अपनी पेरेंट कंपनी से लेगा। कई दफा वो ये कहेगा कि इन्होंने 25 का बनाया और 25 पे ही दे दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर कर दिया, 25 का बनाया और तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 0, तो यहां तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता फिर। लेकिन उधर क्या है, वो 25 की जो परचेज कॉस्ट है, वो जितने भी रिंगिट बनेंगे, अब मुझे नहीं पता वो कितने रिंगिट, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी वो जो रिंगिट है वो 0.8 रिंगिट बन रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ पर यूनिट जी, वो आप इसको ले लेंगे इनटू यूनिट्स करके। मेरी बात समझ आ रही है, यानी ट्रांसफर इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांसफर, क्या बोलते हैं, और इंटरनल ट्रांसफर की जो ये सेल प्राइस होती है, इसको सेल प्राइस नहीं बोलते, इसका प्रॉपर नाम होता है ट्रांसफर प्राइस। क्या नाम होता है, तो मैंने जो ये सेल प्राइस लिखा है ये गलत लफ्ज है, ये लफ्ज कस्टमर के लिए इस्तेमाल होता है जो एक्सटर्नल कस्टमर है। इंटरनली जो चीजें बेची जा रही हैं उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट भी हो सकती है, ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। तो पेरेंट कंपनी जिस प्राइस पे भी ट्रांसफर करेगी, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन उसका रेलेवेंट आइटम होगा। उधर जितनी टोटल कॉस्ट है, जितने भी उसने ली है ट्रांसफर प्राइस, वो इसकी सारी की सारी परचेज कॉस्ट होगी। जी भाईजान कोई सवाल है आपका? सवाल ये है सर, अगर एक चीज है रॉ मटेरियल है, उसका पर यूनिट प्राइस मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस 30 है और वो कॉस्ट और ट्रांसफर प्राइस उसकी 22 है, 22 है जी, 30 रुपए की मार्केट में सेल प्राइस है, पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी को दे रहा है तो 22 रुपए की दे रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा है, ठीक है। 8 रुपए का जो डिफरेंस है ये मार्जिन फॉरगोन नहीं है, उसने मार्केट में बेचना ही नहीं था वो। अगर वो आपसे ये कह दे कि पेरेंट के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, पेरेंट को मार्केट डिमांड कॉम्प्रोमाइज करके भेजना पड़ेगा, तब है, अदरवाइज नहीं। अगर पेरेंट के पास सबसे स्पेयर कैपेसिटी है फिर तो मसला ही कोई नहीं, पेरेंट के पास स्पेयर कैपेसिटी ना फिर इशू कोई नहीं। लेकिन अगर पेरेंट के पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट हो, वो तो एक अलग पॉइंट पे ले गया मुझे कि अगर पेरेंट के पास वो, तो फिर आप मुझे पुराना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक सब्जेक्ट था, वहाँ ये आता था कि आपने अगर अपनी सब्सिडरी को ट्रांसफ़र करना है और आपके पास पहले ही कैपेसिटी शॉर्ट है, डिमांड ज़्यादा है, तो जब भी पेरेंट को मार्केट डिमांड कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी सब्सिडरी को देना पड़ेगा, फिर उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगॉन आएगा। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं बताई होती, यहाँ एज्यूम होता है दे हैव स्पेयर कैपेसिटी। सर एक ही क्वेश्चन में दो एनपीवी भी निकालनी पड़ती है? दो एनपीवी से क्या मुराद, मतलब पेरेंट की भी सब्सिडरी? हाँ ये मैं बताता हूँ ना आपको, यही तो सवाल में मसला है कि आपको दोनों तरह का डाटा लेके चलना पड़ता है और ये दोनों एनपीवी निकालनी पड़ेंगी। दो सवाल हैं ये असल में, यानी आपको दो तरह से कैश फ्लोज का वास्ता पड़ेगा, दो तरह के, पेरेंट के अलहदा, सब्सिडरी के अलहदा। यही तो बताना चाह रहा हूँ, 2 सेट ऑफ कैश फ्लोज होंगे। ये यहाँ से आपको अब आइडिया हो रहा होगा कि सवाल कुछ नहीं है, बस लेंथी और कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स आ गई हैं। सवाल शुरू तो हो जाता है, खत्म नहीं हो रहा होता। अब एक्सेल पे हो जाएगा, एक्सेल पे हो जाएगा, ये बड़ा फायदा है।
मैं कहता हूँ एक्सेल से यही फायदा सबसे ज्यादा है कि आपका जो सवाल 1 से 1.5 घंटे में पहले भी नहीं मुकम्मल होता था, अब को 5-10 मिनट ऊपर लेके मुकम्मल हो जाएगा, ना भी हो तो 80-90% सवाल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये इंटर कंपनी रिसीट वाला पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, उसके अलावा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि पाकिस्तान और मलेशिया, पाकिस्तान और सोमालिया, मतलब आप सोमालिया एक मुल्क है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अफ्रीका का कोई भी मुल्क हो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्योंकि वो इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो आप पाकिस्तान से भी वीक हैं वो थोड़े ही, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं है, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ के इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। ऐसे हालात में याद रखें, जब भी आप जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर वो डेवलपिंग नेशन है, कौन सी है? पाकिस्तान खुद भी एक डेवलपिंग है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर जो पेरेंट कंपनी है वो डेवलप नेशन है, जो पेरेंट कंपनी है वो किस कंट्री में है? डेवलप कंट्री में है। और जो सब्सिडरी फॉरेन बनने जा रही है, जो न्यू इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, वो किस में होने जा रही है? डेवलपिंग कंट्री में होने जा रही है। तो इसका मतलब है कि पेरेंट कंपनी जब वो ये इन्वेस्टमेंट करेगी तो उस मुल्क में इन्फ्लेशन रेट पेरेंट कंपनी के मुकाबले में हो सकता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट क्या हो? ज़्यादा हो, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशन है ना वहाँ नॉर्मली इन्फ्लेशन रेट्स हाई होते हैं। हाई इन्फ्लेशन रेट की वजह से फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जो ये फॉरेन सब्सिडरी के कैश फ्लोज बनाओगे, इनको वही रेट लगाओगे जो उस कंट्री का है। उसके अलावा उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने में जो रिस्क होगा, एज मसलन अगर पेरेंट कंपनी अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे तो शेयर होल्डर का जो रिस्क है, और पेरेंट कंपनी उस सबसे डेवलपिंग कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है तो जो शेयर होल्डर का रिस्क होगा कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कंपैरेटिवली। वो डेवलपिंग कंट्री, अगर डेवलप कंट्री किसी और डेवलप कंट्री में जा रहा है तो हो सकता है रिस्क कम हो जाए। यहाँ पे शेयर होल्डर का रिस्क क्या हो जाएगा? रिस्क ऑफ शेयर होल्डर्स वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो एक रिस्की कंट्री है। तो अब इस चीज को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप केई निकालेंगे ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या निकालेंगे? तो आपका वो जो कैपम का नॉर्मल फॉर्मूला होता है आरएफ, इसके आगे एक चीज ऐड करेंगे, कंट्री रिस्क प्रीमियम। क्या ऐड करेंगे? कंट्री रिस्क प्रीमियम। नहीं, एपीटी नहीं बना, करीब करीब उसके चला गया, लेकिन एपीटी नहीं है, कैपअप का ही फॉर्मूला है, लेकिन उस मुल्क का जो रिस्क है वो आपके कंट्री के रिस्क से काफ़ी ज़्यादा है, उस मुल्क के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऐसा है, तो एपीटी की तरह कह दो, लेकिन ये एपीटी नहीं है ये कैपम ही। हाँ, बीटा वो रहेगा, उसमें बीटा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कंट्री रिस्क प्रीमियम एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा। क्या मैं अपना पॉइंट समझा पा रहा हूँ? यानी अगर आप लोकल इन्वेस्टमेंट्स करें तो वहां पर कंट्री रिस्क प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन जब आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स पे जाते हैं तो आपके मुल्क में जो रिस्क है और जो उस कंट्री का रिस्क है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, वो वेरी कर सकते हैं, इसीलिए वहां पर एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आ जाता है सीआरपी, जिसको कहते हैं कंट्री रिस्क प्रीमियम। अभी मैं ये बता नहीं रहा कैसे कैलकुलेट होगा, लेकिन मैं आपको ये डिफरेंशिएटिंग फीचर बता रहा हूं कि हो सकता है कि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हुए और वैक निकालते हुए, वैक में नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर कंट्री रिस्क प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा? इनको, क्योंकि शेयर होल्डर को वो रिस्क नजर आ रहा होगा, जब उनको ये रिस्क नजर आ रहा होगा उनकी इजाजत के बगैर तो आप ये करेंगे नहीं, एजीएम में उनसे वो रेजोल्यूशन पास होगा ना, तो कंट्री रिस्क प्रीमियम जब उन्हें नजर आएगा तो वो अपना रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। वो इसी नाम से आता है, कंट्री रिस्क प्रीमियम, ये इसी नाम, कंट्री रिस्क के नाम से ही आएगा। अच्छा जी, आ जाए जनाब, अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। इंटरनेशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पर्पस क्या होता है, उसकी डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं। अब आ जाए आखिरी बात, फिर हम फॉर्मेट पे आ जाते हैं और लेक्चर हमारा आज का तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा कि जी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है। क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या है? अब हम न्यूमेरिकल की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने की दो अप्रोचेज हैं,
दोनों का आंसर तकरीबन सेम आता है, एग्जैक्ट सेम तो नहीं आएगा, थोड़ा राउंडिंग ऑफ एरर होगा। दो अप्रोचेज है, दोनों का आंसर सेम आता है। दोनों अप्रोचेज का आंसर क्या आता है? सेम। तो पहली अप्रोच क्या है, बल्कि दोनों अप्रोचेज को मैं पैरेलल लेके चलूंगा, तो दो अप्रोचेज हैं या दो मेथड्स हैं एनपीवी या डिसीजन मेकिंग करने के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। सबसे तो पहले आपने प्रोजेक्ट के नेट कैश फ्लोज निकालने फॉरेन करेंसी में। जो मर्जी अप्रोच हो, यहां तक तो आना ही आना है। यानी आपने पूरा जो एनपीवी का टेबल है ना, सारा नेट कैश फ्लोज तक किस करेंसी में बनाना है? फॉरेन करेंसी में। अब हम क्या लिखते होते थे उस टेबल में? एनुअल सेल रेवेन्यू, लेकिन इन फॉरेन करेंसी। आप ये कह सकते हैं सब्सिडरी के कैश फ्लोज बनाने ही बनाने पहले, ठीक है। एनुअल सेल माइनस एनुअल वेरिएबल कॉस्ट माइनस एनुअल फिक्स कॉस्ट, और टैक्स डेप्रिसिएशन भी फॉरेन कंट्री की, टैक्स की पेमेंट भी। फिर उसके अलावा और क्या आता था? डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप, वर्किंग, वो सारा एनपीवी का जो टेबल है नेट कैश फ्लोज तक सेम आना है। मेरी बात समझ आ रही है? जो मर्जी मेथड हो, नेट कैश फ्लोज तक सेम आना है। इसके बाद चेंज आएगा। जो मेथड नंबर 2 है वो मैं पहले बता रहा हूं। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है? पहला स्टेप है आपने नेट कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी निकालिए। स्टेप 2 में फॉरेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। क्या निकालना है? फॉरेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट निकालना है। यानी कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी निकालिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली, फॉरेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कैसे निकालना अभी नहीं बता रहा, बस अभी स्टेप लिख लें। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है? जो ये नेट कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी है या फॉरेन कंट्री है, और ये जो फॉरेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट है, इसको यूज करके आपने एनपीवी निकाल लेनी है इन फॉरेन करेंसी। अब इसमें ये जितने भी कैश फ्लोज होंगे ना, ये सब्सिडरी के थे। किसके थे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस फॉरेन, मतलब मैं मलेशिया में जाना चाह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मलेशिया में जितने कैश फ्लोज अकर होंगे इन्वेस्टमेंट के वो लिखे। मलेशिया के लिए सूटेबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली, पाकिस्तान की नहीं, मलेशिया के लिए। उसके बाद स्टेप 3 में क्या किया? एनपीवी निकाली। एनपीवी कैसे निकालेंगे? बाय डिस्काउंटिंग, हाँ जी, फॉरेन, बाय डिस्काउंटिंग नेट कैश फ्लोज in foreign currency at foreign cost of capital। ठीक है। अब आपका ये जवाब एनपीवी का आ जाएगा। अब इस एनपीवी के जवाब में एक मसला है, जो कैश फ्लोज होम कंट्री में क्रिएट हो रहे हैं पेरेंट के, वो मिसिंग है इसमें। सब्सिडरी के तो ले लिए सारे, उनकी पीवी शीवी सब निकाल ली, होम कंट्री के कैश फ्लोज इसमें मिसिंग है। और वो होम कंट्री के कैश फ्लोज जो हैं वो होंगे लोकल करेंसी के। ये जवाब किस में निकला हुआ है? तो प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो जवाब है, इस जवाब को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? कन्वर्ट एनपीवी इन फॉरेन करेंसी इनटू एनपीवी इन, अमाउंट सिर्फ चेंज करनी है बाय यूजिंग करंट, आज के स्पॉट रेट पे। और ये गिवन होगा आज का एस्टिमेटेड स्पॉट रेट पे नहीं, क्योंकि एनपीवी आज की डेट पे 0 पे निकल आती है। बात समझ आ रही है? अब क्या हो गया? यानी हमने क्या किया? पहले सारा सवाल, मलेशिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सारा सवाल रिंगिट में लेके चले। सारा सवाल किस में लेके चले? रिंगिट में लेके चले। रिंगिट में ही सेल, रिंगिट में ही वेरिएबल कॉस्ट, रिंगिट में ही फिक्स कॉस्ट, रिंगिट में ही डेप्रिसिएशन, रिंगिट में ही प्रॉफिट आएगा, रिंगिट में टैक्स आएगा, सब कुछ। नेट कैश फ्लोज भी आ गए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिंगिट के लिए, मलेशिया के लिए सूटेबल आ गई, एनपीवी भी आ गई।
फिर आपने जो एनपीवी इन रिंगिट थी उसको स्पॉट रेट इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई या डिवाइड से एनपीवी इन पीकेआर में कन्वर्ट कर लिया। जब ये एनपीवी इन पीकेआर आ गई है, अब अगला स्टेप ये है कि ये जो भी आंसर आया है, हाँ जी, इस आंसर के अंदर अब आपने क्या करना है, ऐड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ होम कंट्री कैश फ्लोज ऐड कर देने हैं इस आंसर में, तो वो फाइनल एनपीवी आ जाएगी। अब वो क्या कैश फ्लोज होंगे, होम कंट्री में कोई एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, होम कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से कोई भी कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन हो रहा है, कोई भी मसला हो सकता है, कोई भी कैश फ्लो आ सकता है, या जो इंटर कंपनी मैंने बताया था रिसीट, कोई भी हो सकते हैं। तो ये आपका एनपीवी का 5 स्टेप करने के बाद ये आपका एनपीवी का फाइनल जवाब आ जाएगा। लेकिन आंसर लोकल करेंसी में ही निकालने हैं। आंसर लोकल में क्यों निकालने हैं, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट को आप ऐसा भी तो हो सकता है कि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एक लोकल है, कंपेयर करो दोनों में से कौन सी करें। तो अगर फॉरेन करेंसी में ही जवाब निकाले होंगे तो कंपैरिजन कैसे होगा, अल्टीमेट आंसर को आपने लोकल करेंसी में ही लाना है। ये एक मेथड है, लेकिन ये ज्यादा फेमस तरीका नहीं है जी। सर हम कन्वर्ट तो पर ये ऊपर ही करेंगे ना, जैसे किधर? एनपीवी स्टेप 4 में लिखा है एनपीवी इन फॉरेन करेंसी इनटू एनपीवी इन लोकल करेंसी, तो यहाँ मतलब एक ही रेट यूज हो जाएगा जी। आज का रेट, क्योंकि एनपीवी आज हमारी assumption ये एनपीवी क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू। मतलब वो ऊपर से इंक्रीज वाला कंसीडर नहीं, हर साल के एक्सचेंज रेट नहीं चाहिए आपको यार। देखो एनपीवी क्या होती है, आपको टाइमलाइन क्लियर होनी चाहिए। एनपीवी क्या होती है, यहाँ पे कैश फ्लो था फॉरेन करेंसी का, ये भी फॉरेन करेंसी में सारे कैश फ्लोज हैं, इसमें वो वाला इफेक्ट तो फिर वो कर रहे हैं ना, एक्सचेंज रेट वाला जो इंक्रीज का इफेक्ट होगा वो हाँ जा रहा है ना, छोड़ दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इसमें आपने क्या कर दिया, सारा डाटा किस करेंसी में है, आप जब एनपीवी निकालते हैं सारी रकमों को कहाँ ले आए हुए हैं, जीरो पे ले आए हैं। तो अब आपने अगर ये नेट एनपीवी का जवाब फॉरेन करेंसी में आ गया। अब आपने अगर इस एनपीवी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है तो बेटा हमें वो अगले एक्सचेंज रेट की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही बात होगी जो हम इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को इग्नोर कर वो कैश फ्लोज में आ चुका होगा, आ गया, ठीक है। इग्नोर हो रहा है, वो इग्नोर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आप फिगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो उन सालों की नहीं है ना यार। डेटे को हमेशा कन्वर्ट करना है उसकी प्लेसमेंट पे, वो किस पॉइंट पे खड़ा है। अगर वो यहाँ पे होता है एनपीवी, मिसाल दे दो एनपीवी कभी हम कहते होते कि जो चौथे साल के एंड पे रकम है उसको करना है, तो फिर मैं चौथे साल का एक्सचेंज रेट, अगर एनपीवी जी, मैं एनपीवी की बात नहीं कर रहा, मैं वैसी बात करूँ कि हमने कहीं रेट का यूज नहीं किया। हाँ नहीं किया। इस मेथड में आपके आज का रेट तो इस्तेमाल होगा, फ्यूचर के एक्सचेंज रेट यूज नहीं होंगे, वो दूसरे मेथड में है, इसीलिए वो मेथड ज्यादा रियलिस्टिक है। ये मेथड जो मैं 2 बता रहा हूँ ये पॉपुलर नहीं है इतना। सर लेकिन ये रिकमेंडेड कौन सा है? रिकमेंडेड बाय मेथड 1, सर लेकिन अगर ये भी यूज कर लें तो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई मसला नहीं है। आंसर कैसे सेम आ सकता क्यों नहीं आएगा, सारा कुछ तो ले लिया आपने। है? इसके अंदर हमने वो चेंज रेट थोड़ा सा फर्क ये आएगा कि आपने आज का एक्सचेंज रेट लिया उसमें फ्यूचर के लेंगे, बस वही फर्क है। करोड़ों का अरबों का फर्क नहीं आना, हजारों 100 का फर्क आएगा, कहीं इतना बड़ा फर्क नहीं आना। लेकिन रिकमेंडेड अप्रोच वो है क्योंकि इसमें आपने सारे डेटे को मिक्स करके एक रेट लिया, उसमें हर साल का स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट आएगा, वो ज्यादा रियलिस्टिक होगा। वो तो आपको वो सवाल उस वक्त पूछना चाहिए जब ये मैं दूसरी साइड बता दूं। हाँ, लेकिन चलो आपने पहले ही पूछ लिया है तो इसीलिए ये मेथड पॉपुलर नहीं है। समझ आ रही है, आल्दो ये आसान बड़ा है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, दूसरे मेथड में क्या करना है, दूसरे मेथड में क्या किया कि आपने स्टेप नंबर 1 में तमाम नेट कैश फ्लोज निकाल लिए फॉरेन करेंसी में। किस में निकाल लिए, फॉरेन करेंसी में तमाम नेट कैश फ्लोज निकाल लिए। उसके बाद आपने स्टेप 2 में क्या करना, हाँ जी जी, इन तमाम नेट कैश फ्लोज जो हैं इसमें से जो रिमिटेबल कैश फ्लोज हैं, कौन से, रिमिटेबल। अब ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये रिमिटेबल कैश फ्लोज क्या होते हैं, या जिसको आप डिविडेंड कहते हैं। रिमिटेबल कैश फ्लोज को आपने किस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें स्टेप 2 ये है कि आपने एस्टिमेट करना है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स, हाँ जी, अगले तमाम सालों के आपने एक्सचेंज रेट एस्टिमेट करने जो मैंने ये बताए थे, और आपने ये जो नेट कैश फ्लोज हैं इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट
जो नेट कैश फ्लोज थे ऊपर, फॉरेन करेंसी इनटू नेट कैश फ्लोज इन लोकल करेंसी, यहां पे यही करें। और उसके लिए आपने यूज क्या करना है, अबव स्पॉट रेट्स। यहां करंट रेट पे नहीं करना, बल्कि हर साल के कैश फ्लोज को हर साल के एक्सचेंज रेट पे क्या किया, कन्वर्ट किया। अब ये जो कैश फ्लोज थे, बताओ ये जो नेट कैश फ्लोज थे, ये पेरेंट के थे सब्सिडरी के थे, सब्सिडरी के थे ना, फॉरेन सब्सिडरी के। अच्छा, हमने फॉरेन सब्सिडरी के कैश फ्लोज को सिर्फ अभी कन्वर्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया जनाब, वो लोकल में। इसके बाद आपने स्टेप 4 में क्या करना है, क्योंकि वो लोकल में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अभी इसमें पेरेंट के कैश फ्लोज तो हमने एडजस्ट ही नहीं किए, तो इसमें अब आप क्या करेंगे, ऐड ऑफ होम कंट्री। ठीक है, हर साल के अलग-अलग नेट कैश फ्लोज ऐड करने हैं, इकट्ठे नहीं करने, पीवी नहीं करनी, नेट कैश फ्लोज ऐड करने हैं जो होम कंट्री के हर साल के हैं। फिर उसके बाद आपने क्या निकाल लेनी है, लोकल वैक कैलकुलेट करनी है। इसमें लोकल वैक, क्योंकि कैश फ्लो सारे आ चुके हैं, इसमें लोकल वैक निकालनी जैसे आप पहले निकालते थे। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, वो बस स्टेप ना बनाए, लोकल वैक निकाल के एनपीवी। इसमें वैसे एक आधा स्टेप बढ़ा सकते हैं हम, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोकल वैक निकालने के बाद आपने क्या करना है, डिस्काउंट टोटल नेट कैश फ्लोज जो ऊपर आए हैं स्टेप 4 के बाद। ठीक है, लोकल वैक निकाल के, इसमें भी एक assumption है, इसमें भी एक assumption है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये जितनी कैश फ्लोज हमने उसकी सब्सिडरी की कन्वर्ट की थी उसको फॉरेन बैक में लेते और पेरेंट वाली को लोकल बैक में लेते। ये भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डाटा, अगर उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। असम्पशन नहीं है, डाटे पे बेस करता है। नॉर्मली ये होता है कि ये जो आप वैक लेते हैं, इस वैक के अंदर आप उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके रिस्क वगैरह है, डिफरेंसेस है, वो अकाउंट फॉर करने हैं। अगर वो डिफरेंसेस होंगे फिर आपने उसकी पीवी अलहदा लेनी है, इसकी पीवी अलहदा लेनी है। ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ज़्यादातर वो ये होता है कि हम एक ही रेट लेके चल रहे होते हैं और वो लोकल वैक RF लोकल कंट्री का लेते हैं। ठीक है, वो पता लग गया है। अब ये जो आंसर आएंगे, ये आंसर तकरीबन क्या आएंगे, ये जो एनपीवी आएंगी ये सेम आएंगी, दोनों एनपीवी आनी लोकल करेंसी में ही है। लेकिन एक में क्या करना है, पहले सारा जवाब फॉरेन में निकाल के होम कंट्री के कैश फ्लोज आना, घुमा के कान घुमा के पकड़ना है, सीधा पकड़ना है, वो आपकी मर्जी है। ये वाला तरीका ज़्यादातर रिकमेंडेड है। नेट कैश ये वाला जो है, ये तरीका हम ज़्यादातर फॉलो करेंगे। इसमें क्या है, नेट कैश फ्लोज निकाले, हर साल का स्पॉट रेट निकाला, नेट कैश फ्लोज को स्पॉट रेट पे क्या किया, कन्वर्ट किया। अच्छा, यहां पर एक बात मैंने बतानी थी, ये जो नेट कैश फ्लो है इसको रिमिटेबल कैश फ्लोज कहते हैं पूरा, खाली नेट कैश फ्लोज नहीं, बल्कि इसका पूरा नाम क्या होता है, नेट रिमिटेबल कैश फ्लोज। ये खूबी मेरे जेहन से निकल गई थी, ये मैं आपको बता देता हूं ये क्या होती है। रिमिटेबल कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने ऊपर बताना था लेकिन मेरे जेहन से निकल गया, ये छठी खूबियां समझ लें। हाँ जी, ब्लॉक रेमिटेंसेस, ये भी मसला आता है अगर आपकी सब्सिडरी किसी डेवलपिंग कंट्री में बनने जा रही है। क्या आ रही है, डेवलपिंग कंट्री में बनने जा रही है, तो वहां ये मसला आता है ब्लॉक रेमिटेंसेस, या इसको एक्सचेंज कंट्रोल भी कहते हैं। देखें, सब्सिडरी फॉरेन कंट्री में है और फॉरेन कंट्री अगर डेवलपिंग हो, पेरेंट जो है वो मिसाल के तौर पर किसी डेवलप कंट्री में है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कई दफ़ा डेवलप वाले भी लगा देते हैं पाबंदी। होता क्या है,
कि जो आपने कमाना है, जो भी कमाना है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी कमाई आनी है उस कमाई में से यहाँ डिविडेंड के तौर पे जानी होती है अमाउंट। ठीक है, किसके तौर पे जानी होती है? डिविडेंड के तौर पे। कैश फ्लोस सब्सिडरी ने कमा के पेरेंट को भेजने, इसको बोलते हैं रीपैट्रिएशन ऑफ फंड्स। इसके लिए प्रॉपर टर्म क्या है? रीपैट्रिएशन ऑफ फंड्स। तो बाज दफा जो सब्सिडरी के कंट्री होता है, डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ की हुकूमत के पास डॉलर शॉलर कम होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स कम होते हैं। वो क्या कहते हैं? वो उन्हें कहते हैं जनाब आप पैसे ला तो सकते हैं, लेकिन यहाँ से कमाए हुए पैसे आप सिर्फ 20 से 30% अपने मुल्क में प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, जब आप ख़त्म करेंगे ना आखिरी साल चाहे ले जाना सारे, लेकिन प्रोजेक्ट के हर साल में 100% ऑफ द कैश फ्लोज को एज अ डिविडेंड ट्रांसफ़र करने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए इसको ब्लॉक रिमिटेंसेस भी कहते हैं। यानी क्या होगा? मिसाल के तौर पर 0, 1, 2, 3, 4 ये नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे फॉरेन करेंसी में। नेगेटिव वाला तो नहीं, ये जो पॉजिटिव होंगे, फॉर एग्जांपल $200 मिलियन या जो भी 250 मिलियन, 240 मिलियन फॉरेन करेंसी। हाँ जी, तो इन्वेस्टमेंट को तो नहीं ब्लॉक करेंगे ना, वो इनफ्लोस को ब्लॉक किया जाता है। तो ये है फॉर एग्जांपल 200 मिलियन। तो होता क्या है? गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई 40% ब्लॉक्ड हैं आपके। कितने हैं? हर साल 40% की ब्लॉकेज है, और ये ब्लॉकेज आखिरी साल में नहीं होती, आखिरी साल के अलावा सारे सालों में होती है। तो होगा क्या कि ये जो सब्सिडरी है ना, ये नेट कैश फ्लोज ऑफ सब्सिडरी, इसमें से 40% ब्लॉक है, बाकी ये आ जाएंगे नेट कैश फ्लोज रिमिटेबल एज अ डिविडेंड। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी रिमिटेबल तो नहीं हो सकती, वो तो लग ही है। लेकिन वो पूरी लेनी है, वो पूरी अमाउंट लेनी है। ब्लॉक रिमिटेंसेस इसके ये नहीं है। रिमिटेंसेस होते ही इनफ्लो कमाई के हैं ना, इन्वेस्टमेंट के तो नहीं। वो तो एक दफ़ा मिल गए होम कंट्री में लगा। देखें, इन्वेस्टमेंट इन्होंने करनी थी, पेरेंट ने, उन्होंने इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा कर दी है, वो हर साल नहीं होनी। रीपैट्रिएशन कहते हैं वहाँ से कमाए हुए पैसे उधर भेजना। कमाई हुए पैसों पे पाबंदी लगाती है हुकूमत। इसको रिटेंशन मनी से कोरिलेट कर सकते नहीं जी, वो प्रोजेक्ट की होती है, वो ख़ास है, वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में होती है। नहीं, अगर वैसे तो ये भी उस तरह की बात है कंट्री लेवल पे। हुकूमत कहती है जब तक चला रहे हैं चलाई जाएं, लेकिन सारे प्रॉफिट अपने कंट्री में, होम कंट्री में भेज नहीं सकते। तो ये फॉर एग्जांपल 250 का करो 40%, 100 मिलियन शायद, फिर इसका 40%। आखिरी साल में सारे ऐड हो जाते हैं। आखिरी साल में जितनी ये ब्लॉकेज है ना, ये पैसे क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। प्रोजेक्ट के आखिरी साल में ब्लॉक रिमिटेंसेस जो किए ना, ये पैसे ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत ने अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने कहा पैसे आप ये अपने पास ही रखें, लेकिन हमारी इकोनॉमी की सर्कुलेशन में रहेंगे। इन पैसों को आप यहाँ पे इस्तेमाल करें, खर्च करें, यशी करें, फैक्ट्रियां बनाएं, जो मर्जी करें, होम कंट्री में नहीं भेजने। ब्लॉक रिमिटेंसेस का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने होम कंट्री में 200 मिलियन भेजने के लिए पैसे जमा कराए, हुकूमत ने कहा ताड़ी ऐसी तैसी ऐ सानू दे दो तो बाकी भेज दो। नहीं, पैसे आपके अकाउंट में ही हैं, आप उस मुल्क में जहां मर्जी यूज करें। ये क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज पाबंदी है कि आप अपने होम कंट्री को वो पूरी अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। उस मुल्क में है, आपके हाथ में, जो मर्जी करते हैं उस मुल्क में, सब्सिडरी जो मर्जी करे। समझ आ रही है? तो जी 1 मिनट हार जाए भाईजान, बात मुकम्मल हो लेने दें। 13 में से 4 जी, और ये ऐड होके जो भी अमाउंट आएगी, जो भी आता है, नहीं वो ये अमाउंट मैं नहीं बता सकता आपको फिक्स। वजह क्या है? होता क्या है कि कंपनी क्या करती हैं यार, जो ब्लॉक हुआ है रिमिटेंस उसको जेब में क्यों रखें, उसको वो मार्केट में, कहीं पे बैंक में, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती हैं, और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से वो पैसे बढ़ते रहते हैं। तो ये पैसे अगर मैं ऐड करके देखूं 100 जमा 80, 200 समथिंग 276 मिलियन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 276 नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा 350 मिलियन। आप कहेंगे ये इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से आ गई? एक्चुअली जितने पैसे उस मुल्क में आपके ब्लॉक हो गए ना, आप उन पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तक के लिए।
और हर साल के पैसे ब्लॉक वाले क्या करी जाते हैं, री इन्वेस्ट करी जाते हैं ताकि वो पैसे बढ़ते रहें। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ब्लॉक रिमिटेंसेस इनफ्लोज होंगे एक तो ब्लॉक, और आखिरी साल तक नहीं हो, आखिरी साल में नहीं होंगे, आखिरी साल से पहले पहले होंगे, बल्कि आखिरी साल में तो ब्लॉक रिमिटेंसेस और उन पे जितनी कमाई है तमाम मिला के वो होम कंट्री को रिमिट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई है जी? सवाल क्या है आपका? जितने साल तक उन्होंने हमारी वो रेमिटेंसेस को रिटेन रखा अपने पास, उतने साल तक वो हमारे पास डॉलर या किसी अपनी करेंसी में तो नहीं, उनके कागज में ही होंगे ना, यानी कि जो उनके लोकल जी नहीं, मैं ना आपने कमाए, मसलन मैकडोनल्ड पाकिस्तान में आया, मैकडोनल्ड बर्गर बेच बेच के कमा रहा है, पाक रुपी कमा रहा है, लेकिन जब उसने अमेरिका में बेचने हैं तो पाक रुपी नहीं जाने, वो डॉलर जाने हैं। इसीलिए हुकूमत कहती है भाईजान ये जो आपने पाकिस्तान में बर्गर बेच बूझ के पाक रुपी कमाए हैं, इसके डॉलर लेने हैं, ले लो, लेके रख लो, यहाँ पे भेज नहीं सकते आप। रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, रखी जाओ, रखी जाओ, लेकिन गवर्नमेंट वो क्यों रखेंगे अपने पास, बताएं? नहीं, वो तो बिजनेसमैन है, उसने तो हाँ, वो क्यों रखेंगे डॉलर लेके, बेकार क्यों रखें? या वो डॉलर लेके रखेंगे तो किसी ऐसे अकाउंट में रखेंगे जहाँ पे इंटरेस्ट आए। ये वो देखेंगे कि यार पाक रुपी में रख के ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या डॉलर में कन्वर्ट करके, वो एक अलग डिसीजन है। बैंक खोलने लगे हैं, मैकडॉनल्ड खोल ले। समझ आ गई बात? लें जी, अब आ जाते हैं फॉर्मेट के ऊपर। मैं कौन सी अप्रोच कराऊंगा, मैं कौन सा फॉर्मेट करवाऊंगा? मैं फर्स्ट अप्रोच का कराऊंगा, सेकंड अप्रोच का फॉर्मेट उसकी इतना ही है, लेकिन बस चीजें आगे पीछे थोड़ी सी होनी है। सर सेकंड अप्रोच में नंबर कटते हैं? कट सकते हैं, आज तक कभी आई नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कटते हैं कि नहीं कटते हैं? ये नहीं जुआ है, पहले तो जुआ रहा। तो मेरा बड़ा दिल खराब हो रहा है कि ये आपका दिल माइल हो रहा है उसकी तरफ। सीधी सीधी आई, यानी कि ये तो बंदा उसमें टाइम बहुत बचता है। सीधा सीधा नहीं है ना भाई, ये चीज निकालना इसमें मसला है। क्या सर? ये यहाँ निकालना मसला है, ये इतनी आराम से नहीं निकलता। अच्छा, हाँ, ये कन्वर्जन करना पड़ता है, लोकल वैग को फॉरेन वैग में कन्वर्ट कैसे करना है, ये चीज नंबर घुमा के लोकल बैंक एक नहीं होता ना। अच्छा चलो, आया जनाब, फॉर्मेट क्या बनेगा? तो फॉर्मेट लिखते हैं जी, आप भी साथ साथ लिखें, मैं एक्सेल पे लिखता हूं क्योंकि यहाँ बड़ा गंदा सा लिखा जाना है जी। तो मैं सवाल को, स्टेप्स तो ज्यादा है लेकिन मैं सवाल के दो पार्ट्स बनाऊंगा। पहले सब्सिडरी के कैश फ्लोज लेंगे, क्या लेंगे? सब्सिडरी के कैश फ्लोज लेंगे। तो मैं पहले सब्सिडरी के नेट कैश फ्लोज तक पहुंचने लगा हूं। नेट कैश फ्लोज, माउस किधर रख दिया? अच्छा मैंने, ये नेट कैश फ्लोज। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, पहले सारा डाटा फॉरेन करेंसी में लेना है। ये देखिए हमने स्टेप लिखा हुआ है, पहला क्या है जी? पहला स्टेप नेट कैश फ्लोज या रिमिटेबल कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी था। अच्छा, वो मैंने मिटाया तो बाद में लिखा नहीं। ये स्टेप 1 परफॉर्म करना है सबसे पहले। अब काम जो है वो सारा उसके ऊपर है, एक्सेल पे कर रहा हूं ताकि आपके पास ये फॉर्मेट आ जाए। एसीसी वाले भी अप्रोच नंबर 1 ही कराते हैं, वो 2 कराते ही नहीं, उनका सवाल आता ही नहीं। आपकी किताब में भी किताब में नहीं, सॉरी, किट में एक सवाल है, सिर्फ एक, अप्रोच 2 पे, बाकी सारे सवाल अप्रोच 1 के ही हैं। जी जनाब, जो आपकी सब्सिडरी है उसके आपने कैश फ्लोज निकालने हैं। तो फॉरेन कंट्री के कैश फ्लोज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? एग्जाम स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये पढ़ने जा रहे हैं। फॉरेन एनपीवी, हाँ जी, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक हमारा ये है। तो अब हमारा जो सवाल है
जी, इसमें हमने यहाँ पे फॉरेन कंट्री के कैश फ्लो सारे लेके चलने हैं पहले, या फॉरेन सब्सिडरी कर लें। ये मैं आपके लिए नाम बोलता हूँ, वहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है। ये फॉरेन सब्सिडरी के सारे कैश फ्लोज, और ये किस करेंसी में निकालने हैं? इन फॉरेन करेंसी। चले, तो वही एनपीवी का टेबल जैसे पहले बनाते थे बनाएंगे जी। जी जनाब, 0 1 2 3 4। तो ये सारी फिगर्स हमने फॉरेन करेंसी में लेनी है। हाँ जी, आ जाए जनाब। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एनुअल सेल, और इसको इन्फ्लेट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला ये भी है, क्वेश्चन में 2 इन्फ्लेशन रेट्स दिए होंगे। कितने? 2। तो भाई जितने भी ये वाला स्टेप है, इसमें तमाम फॉरेन कंट्री के कैश फ्लोज हैं, तो इसमें सारा इन्फ्लेशन रेट कौन सा इस्तेमाल होगा? फॉरेन कंट्री वाला। ठीक है, तो आपने इन्फ्लेट करके सेल लिखनी है। सर इस पर रियल टर्म्स में नहीं होगा ना अभी भी? इसमें डर नहीं करना ही, सवाल नॉमिनल टर्म्स में है, ठीक। क्योंकि दोनों कंट्रीज का इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट होगा। ठीक। नॉमिनल टर्म्स में सवाल करना है। जी जनाब, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेशन आप ले रहे हैं, ये सारा कुछ फॉरेन कंट्री में ले रहे हैं, तो वो फॉरेन। अच्छा, इसमें से माइनस क्या करेंगे? एनुअल सारी वो मटेरियल लेबर जो भी होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेट करके। जी। अगर इन्फ्लेशन नहीं दिया हुआ तो एक अलग बात है, लेकिन दिया होता है मोस्टली, क्योंकि उसके बगैर वो निकलना ही नहीं एक ही आएगा ना इसमें? है। एक ही आएगा ना? एक क्या मतलब? मतलब पहले दूसरे सवाल में हाँ, एक ही, मोस्टली एक ही होगा, लेकिन हर साल का डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट भी हो सकता है। ये कोई कैद नहीं है, लेकिन ये होगा कि सेल प्राइस का और वेरिएबल कॉस्ट का इन्फ्लेशन रेट एक जैसा होगा, लेकिन हर साल का सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब आपने और कोई सवाल नहीं पूछना रिलेटेड टू डेटा। वो डेटा आएगा तो पता लग जाएगा, वो फिर इस तरह और कन्फ्यूजन पैदा होगी। ठीक है, अभी सवाल आप कॉन्सेप्चुअल तो पूछ सकते, डेटे से रिलेटेड ना पूछें। एनुअल इन्फ्लेटेड इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। आगे आ जाए, नेक्स्ट। हाँ जी, यहां कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन वाला पॉइंट इधर नहीं आना, वो होम कंट्री में कुछ होगा। यहां पे क्या आना है? इंटर कंपनी जो ट्रांजैक्शन थी, तो एनुअल इंटर कंपनी पेमेंट। ठीक है, इंटर कंपनी पेमेंट जो कर रही है हमें, या कोई भी एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट टू पेरेंट कंपनी इन्फ्लेट करके लेनी है। अच्छा, अब वो जो पेरेंट कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट किस शक्ल में हो सकती है? आपको मैंने कह दिया है, या तो मटेरियल परचेज कर रहे होंगे फ्रॉम पेरेंट, या क्या है, मैनेजमेंट चार्जेस दे रहे होंगे, या उनको रॉयल्टी पे कर रहे होंगे। इन नामों से ये पेमेंट आ सकती है, परेशान नहीं होना। ये पॉइंट नया है, ये पॉइंट हमारे लिए नया है, ये आम एनपीवी में नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं समझ आ रही? आगे चले, नेक्स्ट। इसके बाद आ जाएगी एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन। उस फॉरेन कंट्री में जो भी होते हैं, इसको इन्फ्लेट नहीं करते, ये ना हो डेप्रिसिएशन को इन्फ्लेट कर दें। सब कुछ, हाँ, जो उस कंट्री में है।
उसके बाद अगला, हाँ जी, वो क्या आता है, टैक्स गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। तो ये जो टैक्स गेन या लॉस आता है ये आ जाएगा। टैक्सेबल पीएम। अच्छा, इसके बाद एक आता है टैक्स लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल, लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर आपको याद हो, हैं, लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल वो आपसे कहता होता है कि आखिरी साल जो वर्किंग कैपिटल रिकवर होगा उसमें 80% रिकवर होगा। अब ये मैं जानबूझ के इसलिए बना रहा हूँ कि चलो वो वाला फॉर्मेट भी हमारा रिवाइज हो जाए सारा, समझ आ रही है। तो लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल एक चीज़ आती होती थी, वो एक दो बार ही आई थी। हाँ जब भी आती तो है ना, पॉइंट याद करने के लिए रिवाइज ही कर रहे हैं ना। लॉस ऑफ वर्किंग, ये सारा नॉन कैश आइटम्स हैं, जी जी। ये सारी कौन सी आइटम है, नॉन कैश आइटम है। इसके बाद ये आपका आ जाएगा फॉरेन टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस। जी फॉरेन टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस, मिसाल के तौर पर पहले साल में लॉस है, क्या है, लॉस। हाँ जी, तो आपने यहाँ पे टैक्सेशन लेना है फॉरेन कंट्री के रेट पे। अच्छा, इधर ये बात याद रखें, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में बताया हो या ना हो, आपने लॉसेस पे सेविंग नहीं निकालनी, आपने कैरी फॉरवर्ड अप्लाई करना है। यानी ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होके अगले सालों के प्रॉफिट्स में से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आफ्टर कैरी फॉरवर्ड अगर लॉस आ जाए तो जिस साल में कैरी फॉरवर्ड होता है उस साल में तो टैक्स नहीं निकलता, डैश डाल दें, आगे यहाँ पे माइनस करके निकालना है। यानी इधर लॉस है, ये लॉस, ये प्रॉफिट है, तो जब ये टैक्स निकालने लगेंगे ना, इस पे स्टेरिक बना देता हूँ, तो आपने इसमें से माइनस करके जो भी प्रॉफिट है, अगर ये 5,000 है, ये 2,000 का लॉस है, तो 5,000 में से 2,000 माइनस करके वर्किंग में कर लो या ना करो तो 3,000, ठीक है, 30,000 पे निकालना। जहां प्रॉफिट है वहां टैक्स पेमेंट आएगी, लॉसेस पे सेविंग नहीं निकालनी बल्कि कैरी फॉरवर्ड अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट है फिर कोई मसला नहीं। इसके बाद रिवर्सल करेंगे जी टैक्सेशन के बाद, हाँ जी, एड बैक, एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन का एड बैक करेंगे। उसके अलावा गेन लॉस का रिवर्सल करेंगे। अच्छा, उसके अलावा वो जो लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल है उसका भी एड बैक करेंगे अगर आ जाए पॉइंट तो। लें जी, ये अब आपके पास आ जाएंगे अच्छा, बात समझ आ रही है, अभी भी छोड़ दो। इसके बाद होता था, बाज़ दफ़ा कुछ पेमेंट्स होती थी स्टार्ट ऑफ ईच ईयर की, कोई भी पेमेंट्स होती थी स्टार्ट ऑफ, ये होती थी सारी एंड ऑफ ईच ईयर की। तो अगर कोई भी पेमेंट, एनुअल पेमेंट एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, अगर वो आ जाए, कोई भी एनुअल पेमेंट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे आ जाए, तो वो 1 से नहीं आती थी, सॉरी, वो कहाँ से आती थी, 0 से, आखिरी साल में नहीं आनी। और ये जो एनुअल पेमेंट्स हैं इनके ऊपर फॉरेन टैक्स की सेविंग निकाल सकते हैं, वो लॉस पे नहीं निकालनी आपने, वो कैरी फॉरवर्ड, इस पर टैक्स की सेविंग आ सकती है। ये जो इस तरह की पेमेंट्स हैं ये हमने ऊपर ही लिखनी थी, मजबूरन नीचे लेकर आए हैं क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे हैं। और कोई भी पेमेंट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे हो तो वो जब बैक होती है तो टैक्स बैक नहीं होना, रिटर्न जानी है, तो इसको आपने एंड पे ही लिखना है, ये मैंने पॉइंट बताया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, बस ये वैसे पॉइंट आना नहीं, इधर बहुत कम चांस है ये आए, तो इसीलिए मैं इस पॉइंट को फिलहाल डिलीट मार रहा हूँ। ये मैंने रिवाइज करने के लिए तो बता दिया लेकिन ये यहाँ नहीं आना। तो ये अब आपके पास आ जाएगा
क्योंकि इसमें और बड़ी एडजस्टमेंट्स है ना, ये आपके पास आ जाएगा नेट एनुअल नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी। हाँ, आफ्टर टैक्स भी लिखना था। ले जी, इसके बाद जो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखते हैं इन एसेट्स और स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आखिरी साल आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा जी, तो ये आ जाएंगे नेट कैश फ्लोज ऑफ सब्सिडरी इन फॉरेन करेंसी। ये वहाँ लिखना नहीं सब्सिडरी, वो मैं बता रहा हूँ, बस आप नेट कैश फ्लो लिख दें। इसके बाद इसमें से क्या करना है, लेस करना है ब्लॉक रेमिटेंसेस, ब्लॉक रेमिटेंसेस माइनस करने हैं और आखिरी साल में उनकी रिकवरी या रिलीज एंड रिलीज इन लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये आ जाएंगे नेट रिमिटेबल कैश फ्लोज ऑफ सब्सिडरी। ये पहला मतलब हाफ क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। सब्सिडरी के कैश फ्लोज ये तो पूरे लिखेंगे, फॉरेन करेंसी में ये ले लीजिए। यहाँ तक अगर मैं बताऊँ तो आपकी क्या क्या वर्किंग्स होंगी, वर्किंग्स क्या क्या होंगी याद रखें। सबसे पहली वर्किंग आपने एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स निकालने, सबसे पहली वर्किंग आपने क्या निकालने, एक्सपेक्टेड। वजह क्या है, हालांकि ऊपर इस्तेमाल नहीं हुए, कोई भी रकम ऐसी हो सकती है जो फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए, वो जानबूझ के लोकल में दे दे तंग करने के लिए, तो आपको कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है। क्योंकि वो जो आपको रकम चाहिए ना, मिसाल के तौर पर वो आपको कहे जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होनी है, लेकिन दे वो पीकेआर में दे दे, होनी मलेशिया में है लेकिन पाक रुपी में वो बनती है इतने मिलियन की, तो आप कहेंगे सर जी अब इसको पाक रुपी में दी हुई है मैं क्या करूं, तो बेटा वो आपको उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके ऊपर टेबल में लिखना है। ये मसले पढ़ेंगे आपको। जो रकम सब्सिडरी की फॉरेन करेंसी में आनी चाहिए आई कैप तंग करने के लिए, उनमें से कुछ रकमें आपको पीकेआर में या लोकल करेंसी में दे देगा, तो आपके पास ये स्पॉट रेट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या निकालने हैं, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालने हैं बाय यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी या इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। वैसे परचेजिंग पावर इस्तेमाल होती है। क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इज इक्वल टू प्रीवियस स्पॉट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ फर्स्ट करेंसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई ऑफ सेकेंड करेंसी। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। ये पहली वर्किंग होनी है, समझ आ रही है। दूसरी वर्किंग आपने किस चीज़ की करनी है, सेल्स डिमांड की, अगर उसने आपको चेंज करके दी हुई है। दूसरी वर्किंग आपने डिमांड की करनी है, अगर उसने वेरी कर रही हो, अगर हर साल की डिमांड सेम दे दे तो कोई मसला नहीं। दूसरी वर्किंग आपने डिमांड की करनी है। तीसरी वर्किंग आपने किस चीज़ की करनी है, टैक्स डेप्रिसिएशन एंड गेन लॉस। तो मैं वर्किंग करा तो नहीं रहा, लेकिन आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ये बड़ा लेंथी होना है। चौथी वर्किंग वर्किंग कैपिटल की करेंगे।
4 वर्किंग ये मैंने बता दी, अब देख लें इसमें से। अगर उसने कहा जी एनुअल सेल 25,000 यूनिट होगी, ना बढ़ाई ना कम की, कुछ नहीं की, फिर ये वर्किंग स्किप हो जाएगी बीच में से डिमांड की। समझ आ रही है? एनुअल सेल्स डिमांड, आगे चलते हैं नेक्स्ट। वर्किंग पार्ट, यहां तक तो 4 वर्किंग है, यानी ये वर्किंग नंबर 4 से आ गया। और ये जो डेप्रिसिएशन है 3 से आ गई, ठीक है। वर्किंग 2, चले नेक्स्ट आ जाए जनाब। इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ मुकम्मल हो गया, ये टेबल यहाँ टूट जाएगा, ये टेबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये आ गए सब्सिडरी के नेट कैश फ्लोज। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, फॉरेन सब्सिडरी के बाद अब होम कंट्री के कैश फ्लोज लिखने हैं। लोकल करेंसी में, उसी टेबल के नीचे चल रहा है, लेकिन ये सब कुछ होगा लोकल करेंसी में। हाँ जी, ठीक है, बात समझ आती है। ये जो नेट रिमिटेबल कैश फ्लोज थे, जब ये होम कंट्री में आएंगे तो इसको डिविडेंड नेट कैश फ्लोज रिसीव्ड भी बोल लेते हैं फ्रॉम सब्सिडरी, या इसको टेक्निकल ज़बान में डिविडेंड भी कहते हैं आप, डिविडेंड रिसीव्ड। ये नेगेटिव वाला तो नहीं? हाँ जी, तो मैं इसको डिविडेंड ही लिख रहा हूँ बस आसानी के लिए, इतनी लंबी इंग्लिश कौन लिखे। डिविडेंड रिसीव्ड फॉरेन करेंसी में, किस में लिखना है पहले, क्योंकि अब इसको कन्वर्ट करके दिखाना है, यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाने के स्टेप्स होते हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स जो वर्किंग 1 में आए थे, वो स्पॉट रेट यूज़ करके आपने इनको कन्वर्ट करना है। अब ये कन्वर्ट कैसे होंगे, या मल्टीप्लाई से कन्वर्ट होंगे या डिवाइड से होंगे, डिपेंड करता है वो जो मैंने आपको बताया था। अगर सेकंड करेंसी से फर्स्ट में जाना डायरेक्ट कोड है तो मल्टीप्लाई से कन्वर्ट। ये ऊपर फॉरेन करेंसी में है, ये एक्सचेंज रेट स्पॉट रेट्स हैं, इसको यूज़ करना है। तो आपके ये जो डिविडेंड की अमाउंट आ जाएगी, ये किस करेंसी में निकल आएगी, लोकल करेंसी में। क्या ये बात समझ आई है क्या कहा है? वो फॉरेन करेंसी में थे, अब उन्हें जब होम कंट्री में रिसीव करना है तो होम कंट्री ने लिखने हैं ना अपनी अमाउंट अपने कैश फ्लोज में। अच्छा, वो एग्जैक्ट अमाउंट को हमने कन्वर्ट कर दिया। जी, एग्जैक्ट अमाउंट को, अच्छा ठीक, क्योंकि जितने ऊपर पैसे कट गए ब्लॉक वो ऊपर ही रह गए। ऊपर है वो आखिरी साल में। हाँ, मसलन इसने, अगर मिसाल देता हूँ, 160 मिलियन पेरेंट को भेजा है कमाई में से, तो वो जो उन्होंने भेजा है वो अमाउंट जो यहाँ बची थी वो यहाँ पर एज अ डिविडेंड रिसीव आ जाएगी पॉजिटिव, उधर माइनस करके लिखने की जरूरत नहीं है, वो टूट गया ना टेबल। फॉरेन सब्सिडरी के इतने कैश फ्लोज हैं, अजम्पशन है वो उन्होंने इधर भेज दी है रिमिटेबल, इन्होंने एज अ डिविडेंड रिसीव कर ली, लेकिन ये फॉरेन करेंसी में नहीं लिखने, ये कन्वर्ट करके लिखने हैं। तो वो मैं स्टेप दिखा रहा हूँ कन्वर्ट कैसे करने हैं, समझ आ रही है, कन्वर्जन करके। नेगेटिव को भी डिविडेंड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे यार डिविडेंड, लेकिन लिखना तो है ना, समझ आ रही है। इसको इसीलिए कहते हैं डिविडेंड का लफ्ज ना लिखो, नेट कैश फ्लोज रिसीव लिख लो। क्या कहते हो? नेगेटिव को नहीं बोलते होते, ये कौन कहते हैं नेगेटिव को बोलते हैं, इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। ये तो वैसे ही कॉपी होता जा रहा है साथ साथ, बेचारा हर चीज पॉजिटिव के एंगल से लिखी जा रही है। आप नेगेटिव कैश फ्लो को पकड़ के बैठ गए हैं, हो जाए तब भी लॉस हो जाएगा तो डिविडेंड मिलते ही नहीं भाई, क्या हो जाएगा, डैश डाल देंगे, जीरो आ जाएगा।
बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, लगता है छुट्टी का टाइम हो गया है, बखौलियां मार। अच्छा आगे आ जाओ, कन्वर्ट करके ये लोकल करेंसी में आ जाएंगे। और ठीक है, नहीं लिखना डिविडेंड, हेलो मैं चेंज करने लगा, तानू पसंद नहीं आया लफ्ज रिसीव्ड। सर मेरे पास एक्सेल नहीं कागज। हाँ और यार दोनों लिखे जाते हैं। अब उन्होंने भाईजान ने इतराज किया तभी तो मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं वही लिखा जाता है, ज्यादा बेहतर वही लफ्ज है। डिविडेंड आई के अब डिविडेंड लिखते था। आ जाए जनाब, इसके बाद आगे क्या है, यहां ये तो कुछ भी नहीं हुआ, होम कंट्री ने जो कमाई हुई अमाउंट मिली वो यहां पे लिख दी। अब आ जाएं, अब होम कंट्री की अपनी स्पेसिफिक भी कुछ कैश फ्लोज हैं, होम कंट्री के कुछ स्पेसिफिक कैश फ्लोज अपने भी हैं। तो उनमें सबसे पहला क्या है जी, अगर तो तरतीब से चलें तो ये जो पेरेंट को इन्होंने पेमेंट की थी इंटर कंपनी, हाँ इसका कंट्रीब्यूशन लिखना है, कंट्रीब्यूशन ऑन इंटर कंपनी ट्रांसफर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन लिखना है पेरेंट ने और इस पे टैक्स पे करना है, कंट्रीब्यूशन पे। ऊपर भी आफ्टर टैक्स कर सकते हैं, मैं अब यहां पे लोकल और फॉरेन का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, लोकल टैक्स की पेमेंट। ये लें जी, पता लग गया, ये ऐड होगा कंट्रीब्यूशन और ये माइनस होगी टैक्स की पेमेंट। बेटा ये वाला पॉइंट जो ऊपर था ना, दोबारा मैं आके बता देता हूं, वहां पे हम कहां पे थे, वो ये पॉइंट देखें, मैंने क्या कहा था, इंटर कंपनी जब ट्रांसफर होगी तो होम पेरेंट कंपनी ने रॉ मटेरियल सप्लाई करना है। क्या सप्लाई करना है, रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, 25 का बना के वेरिएबल कॉस्ट पे 30 का उनको दे रहे हैं। तो बेटा ये जो 30 माइनस 25 करके जो 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, ये होम कंट्री में जो पेरेंट है उसने अपने कैश फ्लोज में इसको इनकम इनफ्लो के तौर पे लिखना है और इस पर टैक्स भी देना है। उन्हें क्योंकि पैसे देने पड़ रहे थे पूरे पूरे, वो अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो में पहले लिख चुके हैं। हम ये वाला पॉइंट पहले डील करके आए हैं, ये पॉइंट हमने ये हाईलाइटेड है, इसको इसी से रिलेटेड ये पॉइंट आ गया, ये दोनों हाईलाइटेड है येलो कलर में, ये लिंक्ड है। अगर ऊपर लिख दिया और नीचे भूल गए तो नामुकम्मल है, नंबर कट जाएंगे। नीचे लिख दिया ऊपर लिख, आधे नंबर मिलेंगे या सारे ही काट ले, उसकी मर्जी है। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं, और क्या पॉइंट था, ये जो आपने टैक्स निकाला था यहां पे, ये जो आपने टैक्स निकाला था, इधर आकर आपने, हाँ जी मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपने उस मुल्क में जो टैक्स पे किया हुआ है, प्रॉफिट्स पे क्या पे किया हुआ है, टैक्स पे किया हुआ है, अगर आपका जो पाकिस्तान है या होम कंट्री है उसमें टैक्स रेट, कॉरपोरेशन टैक्स रेट इससे क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, ये मेरा ख्याल है वो हो गया हुआ है, स्टैटिक हुआ हुआ है। तो आपको यहां पे आके एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। पता नहीं डिस्प्ले में कलर शलर कोई नहीं आ रहा है, नजर आ रहे, चलो अब अगला पॉइंट क्या है, यही कलर में कर रहा हूं, एक्स्ट्रा लोकल टैक्स ऑन फॉरेन टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो इसमें भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं है। वो जो अमाउंट जो जिस अमाउंट पे ऊपर लगाया हुआ था टैक्स, आपने जिस अमाउंट पे, तो लेकिन ये लेना कब है, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है, इफ लोकल टैक्स रेट इज हायर देन फॉरेन टैक्स रेट, अदरवाइज ये नहीं पॉइंट लेना। ये पॉइंट लेना ही तब है जब आपका ये कंडीशन पूरी हो,
और ये वर्किंग करके आएगा, ये सीधा सीधा नहीं आना, वर्किंग नंबर 5 यही बनेगी, वर्किंग नंबर 5 यही बनेगी। ठीक है, वहां देखें पहले साल में टैक्स था कोई नहीं था ना, लॉस था, और अगले में भी कैरी फॉरवर्ड करके निकला हुआ था, तो आपने बिल्कुल वही बेस फिगर वही लेनी है, यहाँ डैश डाल देंगे। अगर उसने कहा कि वहां पे 3 सालों में टैक्स की एग्जाम्पशन थी तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे भी वो एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देंगे, तो ये डैश डाल दूंगा मैं, और बिल्कुल यहाँ पर इसी तरह बाद में यहाँ पे टैक्स निकाल के पे करेंगे। अच्छा जी, बात समझ आ गई है, नहीं समझ आई? इसके बाद आगे क्या है, वो मैंने जानबूझ के ऊपर वाले सीक्वेंस को लेके चल रहा हूं कि जो ऊपर वाला पॉइंट है उसकी वजह से नीचे क्या इंपैक्ट आ रहा है, और तरतीब भी मैं वही रख रहा हूं बस, और ऊपर वाला पॉइंट कोई नहीं है। अब इनके अपने इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज हैं, इनके अपने इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज है। वो इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज क्या हैं? बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप मिसाल के तौर पर मैं मलेशिया में डिटर्जेंट बना बना के एक्सपोर्ट कर रहा था, अब मुझे लगता है यार उस मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा है, मैं क्या करता हूँ, मैं मलेशिया और मलेशिया के साथ वाले ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहा था। अब जब मैं वहाँ पे अपनी वो सेटअप फैक्ट्री खड़ी कर लूँगा तो यहाँ से जितनी एक्सपोर्ट मैं करता था, जिस प्राइस पे करता था, वो सारी पार्टियों से कहूँगा जनाब हम आपको यहाँ से अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी वहाँ पे एक कंपनी है वो करेगी। तो इसका मतलब है होम कंट्री को जितनी कमाई एक्सपोर्ट करके आती थी वो अब आपका कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन होगा। वहाँ शायद और प्राइस पे हो, कम प्राइस पे आप दे दें चीज़ें, यहाँ प्राइस कुछ और होती थी, तो ये आपने होम कंट्री के कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन लेना है जी, ड्यू टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बल्कि इस कंट्रीब्यूशन को आफ्टर टैक्स कर लीजिएगा वर्किंग में। लोकल आफ्टर टैक्स कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन ड्यू टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और ये वर्किंग नंबर 6 में आ जाएगा। ये हर दफ़ा नहीं आएगा, कभी कभी आएगा, मैं तो मैक्सिमम चीज़ें लिख रहा हूँ। तो ये आएगा हर साल में, लें जी। इसके अलावा बाकी अब मैं कुछ नहीं कह सकता, तो ये आपके अब आ जाएंगे नेट कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट इन लोकल करेंसी। होम कंट्री के ज़्यादा नहीं होते, यही 2-4 चीज़ें होती हैं, बाकी अगर कोई सवाल में आ गया तो बता देंगे। तो नेट कैश फ्लोज इन लोकल करेंसी, अब इसको आपने डिस्काउंट करना है, लोकल डिस्काउंट रेट, हाँ जी, डिस्काउंट एट लोकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी, तो ये एनपीवी आ जाएगी प्रोजेक्ट की, आंसर लोकल करेंसी में आएगा। लें जी, ये देख लें जो वर्किंग्स वगैरह हैं, अभी मैंने वर्किंग के फॉर्मेट नहीं बताए, लेकिन वर्किंग नंबर 5 क्या थी? एक्स्ट्रा लोकल टैक्स ऑन फॉरेन टैक्सेबल प्रॉफिट। वर्किंग 6 क्या थी? ये वर्किंग 6 है, ठीक है, पता लग रहा है जनाब? 6 वर्किंग मैक्सिमम है इसमें जो हो सकती हैं। ये अब आपने फॉर्मेट आपको आता हो तो फिर आपके लिए मसला मसाइल कोई नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अब हम इस फॉर्मेट की करेंगे प्रैक्टिस।
और ये एक्सेल पे ही करेंगे, ये कॉपी पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम, ये एक्सेल पे जल्दी हो जाएगा और आपके पास सोल्यूशन भी आ जाएगा। और करेंगे भी लेटेस्ट पास पेपर के सवाल, पुराने सवाल तो बहुत आसान है, एक आधा चलो पुराना कर लेंगे, फिर लेटेस्ट ही करेंगे क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन में डाटा बहुत ज़्यादा है। कंट्री रिस्क प्रीमियम वाला पॉइंट नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि वो कैसे आपने कैलकुलेशन करनी है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये अभी मैंने फॉर्मेट बताया किसका, एनपीवी का। अब मिसाल के तौर पर, चलो नेक्स्ट टाइम बताएंगे मिसाल के तौर पर कि इसमें और क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं डेटे में, फिलहाल अभी बस इतना ही बहुत है। चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।